We are on chapter 3, types of audit. And in types of audit, there are two classifications according to the organization and according to the practicality. According to the organization वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है and we are on according to practicality. और according to practicality हमने complete audit खत्म कर लिया है. complete audit, partial audit हो गया है हमारा. continuous audit is done. और continuous के बाद हमने लास्ट क्लास में किया था पीरियोडिकल ऑडिट. ये सब हमारा ओवर हो चुका है. आज हम डिफरेंस करेंगे इन दोनों में. कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिकल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑडिटर है वो रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल्स पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता रहता है और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर चेक करता रहता है. एंड पीरियोडिकल ऑडिट में क्या है कि जो ऑडिटर है वो साल के एंड पे आता है. साल के एंड पे आके एक ही बार में आपके सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसको चेक कर देता है और जो रिपोर्ट है वो सबमिट करता है. दिस इज पीरियोडिकल ऑडिट. चलिए डिफरेंस करते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. continuous audit, periodical audit. First point of difference is time of audit. भाई किस टाइम होता है ये. जो continuous audit है वो साल भर चलता रहता है, throughout the year. साल भर चलता रहता है ये. और जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो कब स्टार्ट होता है, जब आपका साल एंड हो जाता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. दैट मीन्स अगर हम बात करें 19-20 की तो ये 1/4/2019 को शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक चलता ही रहेगा. यही है. और अगर हम पीरियोडिकल ऑडिट की बात करें तो ये कब स्टार्ट होगा, ये 31 मार्च के बाद स्टार्ट होगा. जब आपकी जो बुक्स हैं वो बन जाती हैं उसके बाद तक ये ऑडिट उसके बाद ये ऑडिट स्टार्ट होता है, पीरियोडिकल ऑडिट. सेकेंड इज नेचर ऑफ चेकिंग. भाई किस तरह की चेकिंग होती है. कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में डिटेल्ड चेकिंग होती है. डिटेल्ड मीन्स विस्तृत. डिटेल्ड चेकिंग होती है. अच्छे से अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो चेक की जाती हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में. और पीरियोडिकल ऑडिट में क्योंकि साल जब एंड होता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है ऑडिट, तो यहाँ पर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपकी बुक्स को ऑडिट करने के लिए. इसलिए वो सारी बुक्स तो ऑडिट नहीं करता, वो सिर्फ टेस्ट चेकिंग करता है. टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है बता चुकी हूँ आपको मैं पहले भी. 10 या 20 ट्रांजेक्शन्स चेक कर लेगा आउट ऑफ 100 में से कोई 20 ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लेगा. दिस इज टेस्ट चेकिंग. नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी. कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही है. कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के केस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो
लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे ठीक रहता है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली चेक करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ठीक रहता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, तो ऑडिटर एक ही बार आकर भी चेक कर लेगा तो बात बन जाएगी। एरर्स एंड फ्रॉड्स, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्योंकि लगातार ऑडिट चलता रहता है, सो यहाँ पर एरर्स और फ्रॉड्स जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पता लग जाते हैं। और जो पीरियोडिकल ऑडिट है, सिंस यहाँ पर आपकी जो अकाउंट्स हैं वो सारा साल खत्म होने के बाद ऑडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं वो लेट पता चलते हैं, लेट डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऑडिटर को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी बार बार आने के लिए, और यहाँ पर क्योंकि ऑडिटर एक ही बार आएगा तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मॉरल इफेक्ट। एम्प्लॉयज के ऊपर किस तरह का नैतिक इफेक्ट रहता है। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्योंकि जो ऑडिटर है वो फ्रीक्वेंट विजिट्स करता है, बार बार आता है, तो यहाँ पे मॉरल इफेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा मॉरल इफेक्ट रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि जो ऑडिटर है वो बार बार आएगा, तो एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो नेग्लिजेंस की संभावना है, लापरवाही की संभावना है, वो यहाँ पर कम हो जाती है। सो जो मॉरल इफेक्ट है वो ज्यादा रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर मॉरल इफेक्ट कम रहता है क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि ऑडिटर लास्ट में आकर चेक करेगा, तो वो लापरवाह हो जाते हैं, उनके ऊपर मॉरल इफेक्ट कम होता है। सेवेंथ इज कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ये सब पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किए थे। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्योंकि ऑडिट पूरा साल चलता रहा है, तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, साथ ही साथ आपके अकाउंट्स बन के ऑडिट आपका है जो कंप्लीट हो जाता है। ऑडिट इज कंप्लीट आफ्टर द एंड, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके साथ साथ ही आपका कॉन्टिन्यूअस ऑडिट भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पीरियोडिकल ऑडिट में क्योंकि स्टार्ट ही 31 मार्च के बाद होना है ऑडिट, सो यहाँ पर ऑडिट करने में लग जाएगा टाइम, ऑडिट विल टेक टाइम। नेक्स्ट इज कोल्यूजन। नाउ व्हाट इज कोल्यूजन? कोल्यूजन मीन्स आपसी सांठगांठ। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में जो ऑडिटर का स्टाफ है वो बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑडिटर का स्टाफ है और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनमें कॉल्यूजन आ जाती है, यहाँ पर संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन। यहाँ पर संभावना ज्यादा रहती है कॉल्यूजन की। जो ऑडिटर का स्टाफ है और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनमें आपसी सांठगांठ हो जाती है, अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बन जाते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के केस में। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में क्योंकि ऑडिटर एक ही बार आएगा, एंड में अपना काम करके चला जाएगा, सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन रहती है, कॉल्यूजन की जो संभावना है आपसी सांठगांठ की,
जो संभावना है वो कम होती है, इज लेस, यहां पर ज्यादा रहती है। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज सजेशंस, सुझाव। हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में जो ऑडिटर है वो अच्छे सुझाव दे पाता है, टाइमली दे पाता है। ऑडिटर कैन मेक सजेशंस, अच्छे सुझाव दे पाता है और टाइमली दे पाता है। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में वो टाइमली सजेशंस नहीं दे पाता, कैन नॉट मेक सजेशंस, क्योंकि अब तो साल बीत ही चुका, अब सजेशंस देने से क्या फायदा। सो यहाँ पर जो ऑडिटर है वो सजेशंस नहीं दे पाता। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिकल ऑडिट। ये 4 पार्ट्स करने के बाद अब हम अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी में नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज 5th पार्ट, इंटरिम ऑडिट। व्हाट इज इट? इंटरिम ऑडिट। भाई इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब है अंतरिम। अंतरिम, अंतरिम ऑडिट का मतलब क्या है कि वैसे तो जो ऑडिट है वो साल खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है आपका, लेकिन कभी कभी जो ऑडिट है वो साल के बीच में ही हो जाता है, उसे आप कहते हैं इंटरिम ऑडिट। ठीक है, व्हाट इज इंटरिम ऑडिट? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। वही फाइनेंशियल ईयर में जब किसी भी टाइम आपके अकाउंट्स ऑडिट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। मान लीजिए दिस इज योर ईयर 1/4/2019, 31 मार्च 2020। मान लीजिए आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं इंटरिम ऑडिट। यहाँ पर जब आपके अकाउंट्स, वैसे आपके अकाउंट्स कब ऑडिट होते हैं? यहाँ पर ऑडिट होते हैं। जो मेन ऑडिट होता है वो यहाँ पर होता है, जैसे आप पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं, जब साल खत्म हो जाता है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन साल खत्म होने से पहले अगर साल के बीच में कहीं पर ऑडिट हो रहा है तो दैट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। भाई आप कहेंगे मैम फिर ये तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट हुआ, फिर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट में फर्क क्या हुआ? करेंगे फर्क, दोनों में फर्क होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में और इंटरिम ऑडिट में क्या फर्क होता है वो हम करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि जब साल खत्म होने से पहले अगर आपकी बुक्स का ऑडिट हो जाता है, दैट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट, अंतरिम ऑडिट। और इंटरिम ऑडिट करवाने का मकसद क्या होता है? किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में, सर्कमस्टांसेस को आप परिस्थितियां भी कहते हैं, किन परिस्थितियों में इंटरिम ऑडिट करवाया जाता है? फर्स्ट, जब आपकी पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म का ढांचा कब चेंज होता है, कब बदलता है? जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो,
या फिर जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, यहाँ पर आप कहते हैं कि जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। जब ये सब होता है उस केस में इंटरिम ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। दूसरा, जब एक फर्म को लोन लेना हो, भाई लोन लेने के लिए मान लीजिए आप यहाँ पर लोन लेने गए बैंक से, 30/6 को बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक कहता है भाई हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स चेक करवाओ, हमें अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करवाओ आज तक की डेट के। सो यहाँ पर आप ऑडिटर को बुलाते हैं और उससे इंटरिम ऑडिट करवाते हैं कि भाई हमारे अकाउंट्स ऑडिट करके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो। बैंक सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही मानता है। सो अगर आप लोन लेना चाहें तो ऐसे में भी आपको इंटरिम ऑडिट करवाना पड़ सकता है। थर्ड इज एक्सपेंशन। Expansion. What does expansion mean? Expansion means विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी एबीसी फर्म है और आप एबीसी फर्म को बीसीडी फर्म के साथ मर्ज करना चाहते हैं या किसी और तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको इंटरिम ऑडिट करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर आप इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरिम प्रॉफिट या लॉस की स्थिति देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा 30/6 तक कितना प्रॉफिट हुआ, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा इस क्वार्टर का कितना प्रॉफिट है या इस क्वार्टर में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, आप ये देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अंतरिम ऑडिट करवाना पड़ सकता है। सो व्हाट इज इंटरिम ऑडिट? जब आप साल के एंड पे ऑडिट नहीं करवाते, अब साल के एंड पे तो करवाना ही है, पीरियोडिकल ऑडिट है तो करवाना ही है, लेकिन आप साल के बीच में भी कहीं पे ऑडिट करवा लेते हैं, दैट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। आप हर क्वार्टर पे भी करवा सकते हैं, आप हाफ ईयर में भी करवा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर आपको इंटरिम ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है? जब आपका पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, या फिर आपने कहीं से लोन लेना है, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इंटरिम ऑडिट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं इसके? अगर आप इंटरिम ऑडिट करवाते हैं तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इंटरिम ऑडिट अगर आप करवाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आपका जो ऑडिट है साल में पहले भी बीच बीच में हो चुका है, तो जब आपका ऑडिटर फाइनल ऑडिट करने आएगा ना, फाइनल ऑडिट मतलब पीरियोडिकल ऑडिट, तो जब आपका फाइनल ऑडिट करने आएगा आपका ऑडिटर, तो क्योंकि इंटरिम ऑडिट पहले हो चुका होगा तो उसको पीरियोडिकल ऑडिट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अकाउंट्स पहले भी ऑडिट हो चुके हैं, पहले भी चेक हो चुके हैं, इसलिए जो फाइनल ऑडिट है या पीरियोडिकल ऑडिट है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। सो सेव्स टाइम इन फाइनल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट में आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि आपके अकाउंट्स पहले भी ऑडिट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम एरर्स की बात करें तो एरर्स एंड फ्रॉड्स जल्दी पता चल जाएंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जल्दी पता चल जाएंगे आपको एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर आप पीरियोडिकल ऑडिट करते, एक ही बार ऑडिट करते लास्ट में जाकर, तो आपको यहाँ पर बाद में पता चलते आपको कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स,
लेकिन क्योंकि इंटरिम ऑडिट हो रहा है, साल के बीच में भी ऑडिट हो गया, तो साल के बीच में ही आपको पता चल जाएगा कि कहीं अकाउंट्स में कोई गलती तो नहीं है। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है किसके ऊपर? एम्प्लॉइज के ऊपर। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉइज। कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट मीन्स आचरण। भाई एम्प्लॉइज को पता है कि ऑडिटर बीच में आके अकाउंट्स चेक कर सकता है, इंटरिम ऑडिट हो सकता है, तो वहां पर एम्प्लॉइज जो है वो ज्यादा अलर्ट रहेंगे, गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज, कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरिम डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड क्या होता है? मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जब अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देना इज नोन एज डिविडेंड। सो इंटरिम, वैसे तो जो डिविडेंड है वो साल के एंड पे डिक्लेयर किया जाता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन साल के बीच में भी डिविडेंड दे देती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन साल के एंड का वेट नहीं करती। वो ऑर्गेनाइजेशन साल के बीच में ही अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट देती है, एंड सच टाइप ऑफ डिविडेंड इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। अंतरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। सो अगर आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वहां पर इंटरिम ऑडिट का बहुत फायदा रहता है। एंड लास्ट इज यूजफुल सजेशंस। ऑडिट क्योंकि बीच में हो रहा है तो यहाँ पर ऑडिटर अपने सुझाव दे सकता है कि किस तरह से आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हर चीज के दो पहलू, एक अच्छा एक बुरा। सो अच्छी चीजें तो कर ली, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? यहां तक आपके अकाउंट्स ऑडिट हो गए तो यहाँ से पहले अकाउंट्स में अगर एम्प्लॉइज चाहे तो छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन इन फिगर्स, फिगर्स में छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। याद हो तो ये पॉइंट हमने कहाँ पर किया था? ये पॉइंट हमने कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के केस में भी किया था, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में आपके अकाउंट्स एक पीरियड के लिए चेक हो जाते हैं, तो यहाँ पर छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। फिगर्स में आप बदलाव कर सकते हैं, जो कि एक गलत चीज है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप यहाँ तक के अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिटर को यहाँ तक की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फिर यहाँ तक की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फिर यहाँ तक की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फिर पीरियोडिकल ऑडिट हुआ तो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है उसको अपनी इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करवानी पड़ती है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है इंटरिम ऑडिट और कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में चाहे आपका जो ऑडिट है वो फुल ईयर चलता रहता है, साल भर चलता रहता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के केस में जो रिपोर्ट है वो सिर्फ एक ही बार सबमिट करानी होती है ऑडिटर ने, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में ऑडिट चाहे साल भर चलता रहे, लेकिन ऑडिटर को सिर्फ साल के एंड में ही रिपोर्ट जमा करवानी होती है। लेकिन अगर हम इंटरिम ऑडिट की बात करें तो जब जब वो ऑडिट करेगा तब तब उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस और इंटरिम ऑडिट में। और भी करेंगे, आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यही जान लीजिए कि डिसएडवांटेज क्या है इंटरिम ऑडिट का, कि जो ऑडिटर है उसको बार बार इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ऑडिटर के लिए। नेक्स्ट इज अननेसेसरी एडिशनल वर्कलोड। अननेसेसरी एडिशनल वर्कलोड, भाई अनचाहा, बेवजह
अनचाहा वर्कलोड बढ़ जाता है, काम का जो भार है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब साल के एंड में अकाउंट्स ऑडिट होने ही हैं तो फिर बार बार अकाउंट्स चेक करने से जो काम है वो बढ़ेगा ही। एंड लास्ट इज, यहाँ पर इंटरफियरेंस रहती है, इंटरफियर्स इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। interferes in the day-to-day working of organization, क्योंकि ऑडिटर बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेक करने आ रहा है आपके बुक्स, तो यहाँ पर दखल अंदाजी बढ़ जाती है, दखल देना, इंटरफियर मीन्स दखल देना। ऑडिटर आएगा आपसे, कभी कोई बुक्स मांगेगा, कभी कोई बुक्स मांगेगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। ठीक है, मानते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं इंटरिम ऑडिट की, लेकिन इन कमियों के चलते क्या हम इन एडवांटेजेस को नजरअंदाज कर सकते हैं? भाई फायदे भी तो हैं। अगर आप इंटरिम ऑडिट ना करवाएं तो आपको एरर्स एंड फ्रॉड्स का कैसे पता चलेगा? तो आप इंटरिम डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो आपको ऑडिटर के सुझाव कैसे पता चलेंगे? है कि नहीं? सो मानते हैं कि ये सब कमियां हैं इंटरिम ऑडिट में, लेकिन इन कमियों के साथ साथ हमें इन फायदों को भी देखना चाहिए और उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इंटरिम ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। सो सब डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत के हिसाब से वो या तो फायदे देखेगी या फिर नुकसान देखेगी। सो इस तरह से इंटरिम ऑडिट का पूरा प्रोसेस चलता है। अब हमारे पास 4 मिनट्स और है, सो अब हम जल्दी से क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट में डिफरेंस कर लेते हैं, ताकि आज के दिन में आपको ये तो क्लियर हो ही जाए कि भाई दोनों में फर्क क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड इंटरिम ऑडिट में बेसिस क्या है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, निश्चित उद्देश्य यहाँ पर नहीं होता, लेकिन इंटरिम ऑडिट के केस में आपका निश्चित उद्देश्य रहता है। क्या उद्देश्य रहता है? ये देखिए, ये उद्देश्य मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ये उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के केस में आपका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं रहता। सेकेंड इज पीरियड। अगर हम अवधि की बात करें, अवधि किस पीरियड के लिए होता है? ये भाई रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल्स पर हो सकता है, नियमित या अनियमित अंतराल पर हो सकता है, लेकिन ये कहाँ होता है इंटरिम ऑडिट? पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर, एक हिस्से के लिए होता है। या तो क्वार्टरली हो जाएगा या हाफ ईयरली हो जाएगा, लेकिन रेगुलर ऑडिट 5 दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया, ऑडिटर की अपनी मर्जी है। सो यहाँ पर जो अंतराल है, जो अवधि है, वो रेगुलर या इरेगुलर कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंटरिम ऑडिट में एक हिस्से का पूरा ऑडिट एक ही साथ किया जाता है। अगर हम चेकिंग की बात करें, चेकिंग, तो यहाँ पर डिटेल्ड चेकिंग होती है, विस्तृत जांच की जाती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की विस्तृत जांच की जाती है, एक एक ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। लेकिन इंटरिम ऑडिट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डिटेल्ड चेकिंग नहीं की जाती, यहाँ पर डिटेल्ड चेकिंग नहीं करी जाती। ये एक तरह से पीरियोडिकल ऑडिट की तरह ही है। एक ही बार ऑडिटर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आके ये 3 महीनों के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे ये सब चेक कर लिए। यहाँ पर डिटेल चेकिंग नहीं होती, टेस्ट चेकिंग ही रहती है। फाइनल अकाउंट्स, क्या कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं? नहीं जी, यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। फाइनल अकाउंट्स तो साल के एंड में ही बनते हैं। यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करी जाती है
लेकिन अगर हम इंटरिम ऑडिट की बात करें तो आपके अकाउंट्स यहाँ पर भी बनेंगे, फिर यहाँ पर भी बनेंगे, फिर यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनेंगे फाइनल अकाउंट्स अप टू 30th जून, यहाँ पर बनेंगे फाइनल अकाउंट्स अप टू 30th सितंबर, फाइनल अकाउंट्स अप टू 31st दिसंबर एंड देन फाइनल अकाउंट्स अप टू 31st मार्च। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में फाइनल अकाउंट्स एक ही बार बनते हैं और वो बनते हैं लास्ट में जाकर, बीच में नहीं बनते। दिस इज द मेन डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस की बात करें अगर, क्योंकि यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स ही नहीं बनने, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें इंटरिम ऑडिट की, क्योंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनने हैं, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने की भी जरूरत रहेगी। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, सो यहाँ पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वेरिफिकेशन होती है वो एंड में जाकर होती है, बीच में नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन साथ ही साथ हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट एंड में जाकर बनती है, बीच में नहीं बनती। लेकिन इंटरिम ऑडिट में रिपोर्ट साथ ही साथ बनाई जाती है। सो दिस इज